हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2021 जून 2022 की एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी उसके अगले पार्ट के ऊपर, यानी कि पहला पार्ट प्रस्तुत किया जा चुका है, ये दूसरा पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 51 से इसकी शुरुआत होगी। तो आप ध्यान में रखिए कि जो 30 सितंबर 2022 को एग्जाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट के पेपर पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक बच्चे ने कमेंट्स कर कहा कि सर ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब से सीबीटी का पैटर्न पर आधारित एग्जाम हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड पे, तो दोनों पालियों में एग्जाम हो रहे हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो इस शिफ्ट का मतलब वही है, इसको लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। यहाँ पर एक गीत दिया गया है, निरख सखी ये खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य। मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, इसलिए कामदेव डरकर भाग गया है। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराइए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है। तो निरख सखी ये खंजन है, जो कि साकेत से ली गई ये सब पंक्तियां हैं और खासतौर से नवम सर्ग जो है उर्मिला विरह का वहां से लिया गया है। तो ये पूरे पद को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तभी इस चारों ऑप्शंस को अच्छे से कैच कर पाएंगे कि आखिरकार कौन सा तथ्य सही है। नीचे कूट दिया गया है कि कौन सा कूट इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, ए और सी। यानी कि हमें देखना होगा कि निरख सखी ये खंजन आए में ए क्या है कि मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसीलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहां दिखाई देने लगे हैं। और सी ऑप्शन है, उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराइए, इसीलिए यहां कमल खिल उठे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको लग रहा है कि मुस्कुराया शब्द होना ज्यादा बेहतर रहता। उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराया, इसीलिए यहाँ कमल खिल उठे। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आप पैटर्न को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सामान्य तौर पर पहले सवाल पूछ लिया जाता था कि साकेत किसकी रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ और उर्मिला का विरह वर्णन किस सर्ग में है, ये सारे सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब देखिए चेंज हो रहा है, इसलिए आपको भी बदलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नीरव मुरली कलरव चुप अलिकुल थे बंद ननिल में, कालिंदी बही प्रणय की इस तममय हृदय पुलिन में, उपरोक्त छंद से संबंधित सही भाव है। तो ये भी उसी तरीके से सवाल पूछा गया है, पंक्तियों का नाम, पंक्तियां दे दी गई हैं और फिर उसका भाव पूछा जा रहा है कि नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिल में, कालिंदी बही प्रणय की इस तममय हृदय पुलिन में। ऑप्शन दिया गया कि दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। बांसुरी के स्वर मौन थे, इसीलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमें बताना है। तो इसका भाव क्या है? ठीक है, तो पंक्ति के ऊपर एक बार आपको फिर से जाना पड़ेगा। नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में, आपको इसके अर्थ आने चाहिए। ठीक है, अली मतलब भौरा, बंद थे, कालिंदी, यमुना, ये सब जो शब्द हैं ये इनके अर्थ आपको क्लियर होंगे, तब इसका भाव आप बढ़िया से दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं अर्थ पर बात करने लगूंगा तो टाइम ज्यादा आपका किल होगा। इससे अच्छी बात है कि मैं स्वतंत्र रूप से ऐसी पंक्तियों पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रश्न को देखते हैं, फिर आगे अन्य प्रश्नों पर भी बात करना है। यहाँ पर सही जवाब है कि दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ए और बी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। पहले नॉर्मली पूछ लिया जाता था
कि मानस का हंस किसकी रचना है, किसके जीवन पर आधारित है, कब प्रकाशित हुआ था। ये सारी चीजें लोग याद याद करके आज नेट जेआरएफ हैं, कई लोग तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए। लेकिन पैटर्न चेंज हो गया है, आपको थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही यहां पर क्या दिया गया, ए और सी, बी और डी, ए और बी, ए और डी, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से हमें बताना है कि सही आखिरकार कौन है। तो यहां पर है राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। ये दोनों ऑप्शन क्या आ गए, यहाँ पर सही हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ए और बी, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है तमस उपन्यास में वर्णित है। अब आ गया तमस उपन्यास में क्या वर्णित है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक ही पैटर्न पर आप देख रहे हैं कि सवाल पूछा गया है, बस रचनाएं चेंज हो गई हैं, उनकी विषय वस्तु को आधार बनाते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसमें से कौन सी बात है जो कि तमस उपन्यास में वर्णित है। ठीक है, तो पहला तो आप जानते हैं कि विभाजन की पृष्ठभूमि है इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। और देख रहे हैं आप कि इसका जो अगला जो ऑप्शन है वो है सी, इसमें सांप्रदायिक विद्वेष की भी भावना है। यानी कि जब तमस उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे तो इसके राइटर का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रकाशन वर्ष, ये सब भी आ जाना चाहिए। और जो इसका वर्णित विषय है उसमें विभाजन की पृष्ठभूमि को बताया गया है और सांप्रदायिक विद्वेष के बारे में बात की गई है। यानी कि बी व सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन 4। आप लोग भी अपने कॉपी पर नोट करके करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी तरीके से सवाल इस बार भी पूछे जाएं विषय वस्तुओं को आधार बनाते हुए। तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि मानस के हंस में किस पर चर्चा की गई है, तमस के विषय वस्तु में क्या है। ठीक है, इसी तरीके से बूंद बूंद से आप अपना घड़ा भरेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको होगा। अगला प्रश्न है धरती धन न अपना उपन्यास आधारित है। धरती धन न अपना, तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं पहले तो इसके राइटर का नाम उनके दिमाग में आ गया होगा। इस चैनल से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मान कर चलिए कि आपकी तैयारी अधूरी है। अब इस किस पर आधारित है ये उपन्यास, पूछा गया पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। तो 4 ऑप्शन दिए गए और अगर आप थोड़ा बहुत याद किए होंगे तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आखिरकार इसकी विषय वस्तु क्या रही है। ठीक है, तो यहां पर आप जानते हैं कि धरती धन न अपना ये पंजाब की पृष्ठभूमि पर है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। दलित जीवन पर आधारित है, ये भी ऑप्शन क्या है इसका सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब हो गया 355 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, ए और बी। आप देख रहे हैं कि बड़ी सावधानी से, अगर प्रश्न पेपर बनाने वाला ए और बी को ऊपर ही लिख सकता था, लेकिन जो आंसर सही है उसको बीच में घुसेड़ दे रहा। लगातार आप देख रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन ही सही हो रहा है। लेकिन आपको इससे ज्यादा जरूरी है कि धरती धन न अपना की जो विषय वस्तु है उसको ध्यान में रखिए कि पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है, दलित जीवन पर आधारित है। यानी कि ए व बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बहुत से विद्यार्थी कमेंट्स कर कहते हैं कि सर बिना कोचिंग के नेट जेआरएफ नहीं निकल पाएगा। तो अगर आपके दिमाग में कोचिंग चल रहा है तो कोई माई का लाल नहीं जो कि आपको इससे उबार पाएगा। आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर बीमारी होती है तो उसका इलाज करना पड़ता है। अगर आपको नहीं है कोचिंग का तो यहाँ पर भी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताई जाती हैं। अब बताइए किस तरीके से कोई पढ़ाए। ये प्रश्न पत्र मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ, चाहता तो पीडीएफ आपको मैं दे देता, आप अपने से पढ़ भी लेते, डाउनलोड भी कर लेते, लेकिन आप जानते हैं कि डॉक्टर जो होता है आपकी आंखों का इलाज करता है, लेकिन जो मास्टर होता है, जो टीचर होता है, वो आपकी आंखों को खोलता है। यहाँ पर मैं आपके आंखों को खोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर आप धरती धन अपना की विषय वस्तु समझ गए कि पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर है, दलित जीवन पर है,
इसके ऊपर आपने देखा कि तमस जो कि सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन पर है। इसके ऊपर आपने देखा मानस का हंस के विषय वस्तु के बारे में। तो आगे किसी भी तरीके से सवाल घुमा कर आएगा तो बहुत कठिन सवाल आएगा तो यही आएगा। बाकी आप तो प्रकाशन वर्ष याद करके रख लिए हैं, आप राइटर का नाम याद करके रख लिए हुए हैं, ये सारी चीजें तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो आप अपने दिमाग को शांतिपूर्वक अच्छी जगह लगाइए और मेहनत कीजिए। कोचिंग भी करेंगे तो वहां भी मेहनत करना पड़ेगा, वरना दुनिया कोचिंग कर रही है और दुनिया ही इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर सकती थी, लेकिन वहां पर भी मेरिट बन जाती है। चलिए अगला प्रश्न है बाणभट्ट, इसको नोट करते जाइए। बड़ा ही ये पेपर बड़ा ही अच्छा मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि डिस्कशन करूं। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रसाक्ति अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है, कब प्रकाशित हुई थी, ये सारी चीजें आप अच्छे से जान रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी विषय वस्तु को केंद्र में रखते हुए बातें कही गई हैं, तो हमें बताना है कि क्या है। तो इसका सही जवाब हो गया कि बाणभट्ट की आत्मकथा में उदात्त प्रेम की चर्चा की गई है और इसके जो पात्र हैं उन पात्रों को भी आप ध्यान में रखिए, न्यूनिया, निपुणिका, महामाया, बाणभट्ट, ठीक है। और दूसरा है लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन। जैसा कि आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो इनके निबंधों को भी पढ़ेंगे तो वहां भी लोक संस्कृति की चर्चा होती है, और उपन्यासों को जब पढ़ेंगे तो वहां भी होती है। तो सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए और बी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। जितने बच्चे अभी अपना धैर्य बनाकर रखे होंगे वो देखे होंगे कि अभी तक हमने जो भी 4-5 क्वेश्चन पे बात की है सबके जवाब ए व बी हैं। तो क्या इस पैटर्न को आप आने वाले एग्जाम में नहीं सेट कर पाएंगे? इससे आप अगर मान लीजिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको देखकर भी तो आप बता सकते हैं कि जो पेपर सेट करने वाला है इस टाइप से भी दे रहा है, तो वहां पर भी आप 1-2 नंबर लीड कर पाएंगे। जो बच्चे कमेंट्स कर कर कहते हैं कि सर हमारा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, वो इसको बढ़ा सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं। यही मेरा वतन है, आहूति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले तो आपके दिमाग में आया होगा कि सोजे वतन आखिरकार किसका कहानी संग्रह है, वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। और इस पर बैन भी लगा हुआ था, प्रेमचंद का है। तो इसमें कौन कौन सी कहानियां हैं? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि यही मेरा वतन है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये 2 कहानियां सोजे वतन संग्रह की कहानियां। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार सोजे वतन में कुल कितनी कहानियां हैं और कौन कौन सी हैं। इस पर भी हम आगे एक छोटा सा वीडियो लेक्चर जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद दृष्टि मिली कि इस तरीके से भी सवाल बन रहे हैं। तो फिलहाल आप यही मेरे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम नामक दोनों कहानियों को ध्यान में रखिए। आहूति और जुलूस ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा हो गया। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। इससे पहले पूरे उपन्यासों पर सवाल पूछा जा रहा था, यहां पर आप देख रहे हैं कि कहानियों को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। आकाशदीप जैसे बोला गया, आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम आ गया होगा, कब प्रकाशित हुई, पात्रों का नाम, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। वर्ण विषय क्या है? आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, पुरुष की निरंकुशता। नीचे दिए गए सही उत्तर का हमें चयन करना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में सारे विकल्प आने लगे होंगे कि आखिरकार हमने जो कहानी पढ़ी थी उसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो पहला तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पिता की हत्या का प्रतिशोध, ठीक है, और प्रच्छन्न प्रेम। तो इसका सही जवाब हो गया बी व सी। इसके जो इसमें है चंपा, बुद्धगुप्त, ये सबको भी ध्यान में रखिए, ठीक है ना, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कहानी का आ गया राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं। राजा निर्बंसिया किसकी कहानी है, कब प्रकाशित हुई, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। अब इसके पात्रों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। महेश पांडे, बचन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। अब इसमें से हमें बताना होगा कि आखिरकार राजा निर्बंसिया के जो पात्र हैं वो कौन से हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया ए और बी और डी, बी और सी, ए और सी। तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि
कौन है इसका सही जवाब? सही जवाब हो गया बी और सी, यानी कि बचन सिंह और सरदारी लाल, ये दोनों क्या है? राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। तो इसको भी अपने कॉपी पर आप सभी नोट कर लीजिए, तभी इस लेक्चर्स की इसका जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही जवाब है वो है बी और डी, ठीक है ना। जगपति यहाँ पर होगा बी और डी, मैं सरदारी लाल गलत बता दिया, तो बचन सिंह और जगपति, इन दोनों को ध्यान में रखिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया बी और डी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अंधा युग के अंकों के नाम है। अंधा युग जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में इसके लेखक का नाम, नाटककार का नाम, ठीक है, और कितने अंक हैं, ये सारी चीजें आने लगी होंगी। अब इसमें पूछा गया कि अंकों के नाम है कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का उदय, गांधारी का शाप। तो जब आप पढ़े होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आने लगा होगा कि अंधा युग में हमने पढ़ा था पशु का उदय, गांधारी का शाप। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कि सी और डी कहीं है। सी और डी सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, सी और डी। बाकी यहाँ पर टॉपिक से, अंकों के शीर्षक से जरूर कुछ कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन ये सब क्या है? गलत है। तो अंकों के, पांचों अंकों का नाम जरूर याद रखिए, इस पर मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। तो आपके दिमाग में बकरी नाटक के लेखक का नाम आ गया होगा और उनके विचार क्या हैं। इसका मतलब है कि ये प्रश्न भूमिका से उठाया गया है बकरी नाटक के। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे मंच पर प्रस्तुत करें। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। देख रहे हैं आप, चारों ऑप्शंस को आपने देखा और इसके बाद फिर चार ऑप्शन है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए परीक्षा में क्या होता है कि टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो यहां पर सही जवाब हो गया इसका ए और डी, यानी कि आपको कथन देखना है कि सही कौन सा है। ए और डी बताया जा रहा है, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। और जो था ऑप्शन डी, यह हिंदी के नाटक, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। तो आप देख रहे हैं कि विकल्प में जो दोनों बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं वही इसमें क्या हो गए, सही हो गए। तो इस अप्रोच को भी अपने दिमाग में रखिए कि ऐसे भी सही हो सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं हैं। तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है और इसमें किस उस समय के लॉर्ड के बारे में बात की गई है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, संकेत मैंने कर दिया है। एनसीईआरटी में भी आपने इसको खूब पढ़ा केबीएस के समय। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं, भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है, ठीक है। तो सही उत्तर इसमें क्या है, अंग्रेजों का कुशासन। शिव शंभू के चिट्ठे जो कि व्यंग पर आधारित है और किस पत्र में है ये भी ध्यान में रखना आपको। सब पर मैंने विचार किया है, आप लोग थोड़ा सा टाइम देंगे इस चैनल के लिए तो बहुत कुछ मिल सकता है। और यहाँ पर देख रहे हैं शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आप लोग नोट करते जाइए अपने लिए अपने कॉपी पर, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में सही कथन है। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। तो चारों ऑप्शन दिए गए, इन
ऑप्शंस के हिसाब से हमें सही जवाब बताना है कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या होगा। तो छायावाद के बारे में सही कथन है, ठीक है। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। ये बात क्या हो गई, सही है। और मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। ये दोनों विकल्प क्या है, सही है। ऑप्शन ए इसका पहला सही जवाब है। बाकी छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं हुआ, गलत। और रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। देख रहे हैं आप, छायावाद तो आधुनिक काल में तीसरे चौथे नंबर पर है, मतलब भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसके बाद छायावाद है। तो रीतिकालीन तो उसके पहले भी, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। आप सभी को याद हो गया होगा कि ये केबीएस के पाठ्यक्रम में भी था। एक कहानी यह भी, तो इसकी लेखिका कौन है। सवाल जो पूछे गए विकल्प नीचे, स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, स्त्री की पक्षधरता का निषेध। ऑप्शन वही नीचे दिए गए, ए बी सी डी, बी सी, ए सी, ऐसे करके, ठीक है। उसी में से हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब यहाँ पर है कि एक कहानी अभी के परिप्रेक्ष्य में सही है, बी और सी। भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। जब ये आप पढ़ेंगे आत्मकथा, तो इसमें मनु भंडारी ने अपने पिता के चरित्र के बारे में थोड़ा सा बताया है कि वो सपोर्टर नहीं थे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। बी और सी तो लगा दिए, तो ऑप्शन यहाँ पर हो गया तीसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है और उसमें कुल कितने अध्याय। तो पहले ही इसके शीर्षक में बता दिया गया है कि 4 अध्याय है। तो प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। आर्य द्रविड़ संबंध, भक्ति की प्राचीनता, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि जो ऑप्शन ए और सी, यानी कि आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति के बारे में इसमें बात की गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। तो आप भी इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से चारों अध्यायों के बारे में आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि प्रथम में तो आप जान गए कि ये है और भी है उसमें, फिर दूसरा में क्या है, तीसरा में क्या है और चौथा में क्या है। इस पर हमने बनाया वीडियो, जरूर समय निकाल कर देखिए। अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पर सूची मिलान करना है, जो कि काफी इजी टाइप का प्रश्न होता है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखकों का नाम है, दूसरे तरफ उनकी आलोचनात्मक किताबें। विजय देवनारायण शाही, अज्ञे, रामस्वरूप चतुर्वेदी, निर्मला जैन का नाम दिया गया है। तो इसमें से अगर एक भी आपको आ जाता है तो तुरंत इसका सही जवाब आप बता देंगे। विजय देवनारायण शाही की जो रचना है वो है जायसी, जो कि इसी प्रश्न पत्र में ऊपर एक ऑप्शन में आया हुआ है, विजय देवनारायण शाही। अब है अज्ञेय की रचना, इसमें क्या है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। रामस्वरूप चतुर्वेदी की कौन सी रचना है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। निर्मला जैन की रचना है हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। तो आप लोग भी इसको मिला लिए होंगे। और ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ए का 3 कहाँ है। आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 3 है। इस तरीके से पूरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यह भी सुमेलित वाला है, ठीक है, और पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, कॉलरिज इत्यादि का नाम दिया गया है और हमें अब इसको बताना है, ठीक। कहा गया कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। मन आवेगों का तंत्र है। गौण कल्पना वस्तु और रूप में संगत स्थापित करती है। गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। तो इसको मिलान करना हमें, ठीक है। तो जो यहां पर हम मिलान कर रहे हैं, ए का क्या हो गया, आईवी। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था, विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो गद्य है
गद्य और काव्य की भाषा में अंतर नहीं होता है। ठीक है। टीएस इलियट का मानना था, आप देखेंगे पहले कि इसमें आईवी किस में दिया गया है, 2 में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा हमें और ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो बी का क्या हो गया, 1 हो गया। टीएस इलियट का मानना था सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है, तो बी का 1 हो गया। अब हमें बताना है सी का 2, मन आवेगों का तंत्र है। आइए रिचर्ड्स, एक लेक्चर में मैंने बताया था कि आइए रिचर्ड्स इत्यादि जो थे वो आलोचना को भी मनोविज्ञान से जोड़कर देखते थे। तो जो भी विद्यार्थी लगातार जुड़े होंगे, मेरी बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ मन आवेगों का तंत्र है, मन की बात की गई। और कॉलरिज का हो गया, जब भी कल्पना इत्यादि की बात चर्चा होगी तो कॉलरिज वहां पर आ जाएंगे। गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है। यूजीसी नेट की परीक्षा आप फास्ट तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा होगा। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कीमती समय लग रहा है, लेकिन जो भी विद्यार्थी बहुत सिंसियरली इसको देख रहे होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, इसी तरीके से पढ़ाई करना है। नहीं तो जल्दीबाजी में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ कवियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी कुछ पंक्तियां हैं। सूरदास, मलिक, मोहम्मद जैसी, मीरा, कबीर। पग बांध घुघुरिया गांचियारी, बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यों क्रीड़ा रास, ते दुख भये परासे निपाते, लो बूढ़ी उठे हुई राते, काहे को गोपीनाथ कहावत। तो ये चारों पंक्तियां यहां पर दी गई हैं। अब हमें मिलाना है कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम मिलाते हैं। पग बांध घुघरिया गांच्यारी, तो ये हो गया आपका ए का हो गया मीरा बाई। ठीक है, 3 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास, तो ये हो गया आपका 4। कबीर, ते ही दुख भये परास निपाते, लोह बुढ़ी, ये हो गए आपके जायसी जी। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये हो गए सूरदास। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा हो गया। ए का 3, बी का आईवी 4, सी का 2, डी का 1। इन पंक्तियों को प्लीज आप लोग अपने कॉपी पर जरूर नोट करके लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि सिंगल में भी पूछ लिया जाए। जैसे पूछ लिया जाए काहे को गोपीनाथ कहावत, तो आपको दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है, तुरंत बता देंगे सूरदास। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सुमेलित वाला प्रश्न फिर आ गया, पूछा गया है धूमिल, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय की पंक्तियां इसमें, उन्हीं को मिलाना है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं, ये किसकी पंक्तियां हो सकती हैं। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। सब चुप हैं, साहित्यिक चुप और कविजन, निर्वाक, चिंतन, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं, सब चुप हैं। अच्छा, ये प्रश्न इतना बड़ा है कि नीचे के जो ऑप्शन है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप जान रहे होंगे कि नदी के द्वीप से अज्ञेय की ये पंक्तियां ली गई हैं, तो सी का हो गया आईवी। ठीक है, इसके बाद सब चुप हैं, तो जब अंधेरे आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी मुक्तिबोध की चिंता है कि सब चुप है, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, चाहे वो साहित्यिक हो, कविजन हो, चिंतक हो, शिल्पकार हो, नर्तक हो, सब लोग चुप हैं। जब अंधेरे में पढ़ेंगे आप तो ये पंक्ति आपको दिख जाएगी। तो अब 2 को तो हमने मिला लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि सी का आईवी किसमें है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है, सी का आईवी। और जो यहाँ पर डी का 2, डी का 2 भी हो गया। इसका मतलब ए का 3 और बी का 1, ए का 3 हो गया। यानी कि जो ऊपर का है ये वाला, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं, ये बोल दिए रामधारी सिंह दिनकर। और जो बच्चे हैं वो हैं धूमिल, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। तो इन पंक्तियों को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, रामधारी सिंह दिनकर। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, धूमिल, क्योंकि बहना रेत होना है, अज्ञेय। सब चुप हैं, मुक्तिबोध। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर।
पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ उपन्यासों का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ पात्रों का नाम दिया गया है। परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, शेखर एक जीवनी, गोदान। तो आप देख रहे हैं कि इसी क्वेश्चन पेपर में ऊपर आया था कि मेरठ में सर सुख नाम का बनिया था। तो कहां से लिया गया था? सही जवाब हो गया बी का ए 3। परीक्षा गुरु में लाला मदन मोहन की बात है, ठीक है। गोदान में गोविंदी है, शेखर एक जीवनी में शारदा है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने पेपर के आगे के भी क्वेश्चन पेपर को भी देखना है, एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया डी का हम देखते हैं। ए का पहले देख लेते हैं, ए का 2 किस में है? ए का 2 पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आगे बात करते हैं, फिर से सुमेलित वाला आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करना है, आधा गांव, राग दरबारी, महिला आंचल, जिंदगी नामा। अब इनको सुमेलित करना है, कौन कहाँ का है। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं आधा गांव से, क्योंकि ये मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और जब मैं आता हूं तो रास्ते में ये पड़ जाता है। गंगौली आधा गांव से, तो डी का 1 मैं देख लेता हूं। डी का 1 दो जगह पे डी का 1 आ रहा है, इसका मतलब एक राउंड और चलना पड़ेगा। पूर्णिया की बात करते हैं, महिला आंचल हो गया, तो हो गया बी का 3। बी का आप देख रहे हैं 3, बी का 3 अभी भी 2 जगह, इसका मतलब ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, अभी एक राउंड और आपको चलना पड़ेगा। राग दरबारी सी का 2, सी का 2 ये भी और कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा मैं बहुत कम सुमेलित देखा था। अब आ गया इसमें पंजाब हो गया, जिंदगी नामा, ए का हो गया 3। तो अंत में जो पहला ऑप्शन है उसने बाजी मार लिया, इसका सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। बाकी को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब कहानियों का नाम दिया गया है और उसमें उसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखा गया है। देखिए प्रश्न का पैटर्न कैसे हो रहा है, कई जगहों पे विषय वस्तुओं को विकल्पों में 3-4 विकल्प दे दिए जा रहे हैं, फिर नीचे ए बी सी डी, ए सही है, ए और बी सही, इस टाइप से दिया जा रहा है। समझिए, आप तमाम किताबों को पढ़ लेंगे, घबराएंगे, भाग दौड़ करेंगे इधर उधर, लेकिन जब पेपर को आप समझ जाएंगे तो फिर कोई आपको नहीं रोक सकता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, राइटर का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या है ये? देश प्रेम के बारे में। अमृतसर आ गया, देश विभाजन। चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा। पिता, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद। तो यहां पर देखिए मैं तुरंत मिला दिया, क्योंकि मैं इन कहानियों को बहुत ही अच्छे से आपको एमसीक्यू आधारित क्वेश्चंस पेपर करवाए हुए हैं। आप लोग हल्के में मत लीजिए, नए चीज को पढ़ने के लिए पुरानी चीजों को मत छोड़िए। देखिए यहाँ पर वृद्धों की उपेक्षा मत कीजिए, जो पुरानी वीडियो हो गई हैं उनको आप वृद्ध मत समझिए, वही आपको बचा सकती हैं। पुरानी और नई पीढ़ी में हमेशा द्वंद्व रहता है, इसलिए नई वीडियो के चक्कर में पुरानी वीडियोज को मत छोड़िए प्लीज। मैं करबद्ध निवेदन आप सभी से कर रहा हूं और मेरे हाथ में यही है। बाकी तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप चाहे रील्स देखें, चाहे वीडियो देखें, चाहे मुंह पिटाएं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दुनिया का सबसे अनमोल रतन देश प्रेम, अमृतसर आ गया, देश विभाजन, चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा, पिता, ये तो एक कहानीकारों का नाम भी आपके दिमाग में आ गया होगा। तो इस तरीके से इसको हम एक बार मिला लेते हैं। कई बार मैं भी भाव विभोर हो जाता हूँ, ऑप्शन नहीं देखता हूँ, ठीक है, मिला लेता हूँ। यहाँ पर ए का हो गया 4, पहला ये ऑप्शन इसमें भी सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल कैसे कैसे बन रहे हैं, कभी रचनाओं को केंद्र में ला दिया जा रहा है, कभी लेखकों को केंद्र में ला दिया जा रहा है, कभी पात्रों को केंद्र में ला दिया जा रहा है। अब यहाँ पर कथन दिए गए, आलस्य, देवसेना, गांधारी, भिस्ती। तो ये सब किस किस रचना में है, ये सब भी आपके दिमाग में आ गया होगा। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। तो ये तुरंत आपको लग रहा है कि ये भिस्ती से होगा, अंधेर नगरी से लिया गया है। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। तो ये तो सीधे सीधे गांधारी का है। देवसेना का हम आगे देखते हैं, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये किसका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें अब मिलान करना है, क्योंकि डी का हमने बताया आपको दूसरा और सी का बताया तीसरा। नीचे हम विकल्पों को थोड़ा देखते हैं कि डी का दूसरा और सी का तीसरा कहाँ पे है।
तो आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन क्या है इसमें सही हो गया यहाँ पर भी। तो ए का हो गया आपका चौथा। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, ये आलस्य का रहा है। और आलस्य किस नाटक का पात्र है आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा, भारत दुर्दशा, भादु, अंधेर नगरी, भिस्ती आ गया, देवसेना, स्कंदगुप्त, गांधारी, अंधायु। तो इस तरीके से चीजों को आप ध्यान में रखिए और इस कोटेशन को तो नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। हो सकता है कि वन लाइनर में आ जाए कि मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। बाद में पता चला कि गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, कृष्ण, इस टाइप से ऑप्शन दे दिया जाए और आप लड़खड़ा कर धृतराष्ट्र या कृष्ण का लगाकर चले आए, लेकिन यहाँ पर गांधारी ने इस बात को कहा है। आगे बात करते हैं। सवाल पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब यार नॉर्मली रचनाओं का नाम दे दिया गया है और निबंधकारों का नाम है इधर। महाकवि की तर्जनी, आवारा भीड़ के खतरे, आस्था और सौंदर्य, राह किनारे बैठ, कौन है? तो आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। तो सी का हो गया आईबी। तो एक बार हम मिला लेते हैं सी का आईबी। आप देख रहे हैं कि एक राउंड और हमें खेलना पड़ेगा। महाकवि की तर्जनी, तो इसको भी आपने पढ़ा होगा कि ये किसका है, कुबेरनाथ राय का। तो अब देखते हैं ए का 3, ए का 3 यानी कि दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो गया। आगे हम देख लेते हैं कि बी का 1 हो गया, हरिशंकर परसाई, आवारा भीड़ के खतरे, राह किनारे बैठ, ये है शरद जोशी का। तो एक तरीके से ये जो भी रचनाएं हैं व्यंग्य क्या है, ये सब अलग अलग लेखकों के निबंध हैं, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखिए आप। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक तरफ लेखकों का नाम है, दूसरी तरफ उनकी रचना है। तो इन सारे प्रश्नों को आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। हरिवंश राय बच्चन, क्या बोलूं क्या याद करूं, रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, रमणिका गुप्ता, हादसे। अगर किसी ने सिलेबस बहुत बढ़िया से देखा होगा तो उसको कुछ याद करने की जरूरत है ही नहीं है, न कोचिंग की जरूरत है, न मन भटकाने की जरूरत है। आगे बात करते हैं, इसको मिला लेते हैं हम एक बार क्योंकि आंसर भी बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ए का आईवी, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्रजा हितैषी, माधुरी, हंस, आलोचना। हंस यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया गया कि आप राजेंद्र यादव वाला हंस को न समझें, ये प्रेमचंद वाला ही है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर क्रम दिया गया है, इस क्रम को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रकाशन वर्ष कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ गया होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा 1863 ईस्वी के आसपास में प्रजा हितैषी आया था, तो ये सबसे पुराना आप लग रहा है। 1930 में हो गया ये, ठीक है। आलोचना का भी प्रकाशन बाद में हुआ, तो आप देख रहे हैं कि ए सबसे पहले रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ए सबसे पहले में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो रहा है ए बी सी डी, यानी कि प्रजा हितैषी, फिर माधुरी, ये भी 1925-26 के आसपास में रहा होगा, हंस 1930, आलोचना सबसे क्या है बाद का 1951-52 के आसपास में। तो इस तरीके से यहाँ पर मोटे तौर पर मैंने बताया। इन तथ्यों, ये थोड़ा सा मैं ईयर को लेके कंफ्यूज हूँ, इसमें से 2 तो मुझे क्लियर है, 2 का नहीं क्लियर अभी, ठीक है, मैं अभी भूल जा रहा हूँ। चलिए, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन तीसरा हो गया। और परीक्षा में भी इसी टाइप से होता है, क्योंकि देखिए 2 ऑप्शन में ए दिया हुआ है, तो थोड़ा सा भी आप अनुमान लगाएंगे तो बी तो कभी नहीं, मरते दम तक नहीं बोलेंगे कि जो आलोचना है वो माधुरी से पहले। तो ये तो एकदम से कट हो गया, इस तरीके से सही जवाब ए हो गया। अगर मैं भी परीक्षा में बैठता तो इसको ठीक कर लेता, आप लोग भी कई विद्यार्थी ठीक कर लिए होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बात करते हैं। पूछा गया कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। यहाँ पर हमें बताना है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करते समय पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तुरंत प्रकाशन वर्ष इत्यादि लिख देना चाहिए कि कब कौन प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ कि आप लोग जरूर इसको अपने ध्यान में रखिए कि कब प्रकाशित हुआ है ये सब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 77 है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर प्रकाशित हुआ वो सूर साहित्य, ठीक। तो सूर साहित्य पहले नंबर पे हो गया, फिर दूसरे नंबर पर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर तीसरे नंबर पे बाण भट्ट की आत्मकथा, चौथे नंबर पे हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1951 के आसपास में हिंदी साहित्य की भूमिका पहले की है,
ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके प्रकाशन वर्ष को बिल्कुल ध्यान में रखें। पहले क्या होता था कि इनका प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से ऐसे ऐसे सवाल पूछा जाता था, लेकिन अब पैटर्न क्या हो गया है, चेंज हो गया है। नीचे भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो यहाँ पर सवाल पूछा गया, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना पुस्तकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जैसे कई बार क्या है कि आपको प्रकाशन वर्ष ठीक से नहीं क्लियर है, तो ये इतना आप ध्यान में रखिए कि किसका ये है और उसका समय कब है, जो भी लेखक है उसका समय कब है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि साइंस एंड पोएट्री, बायोग्राफी लिटरेरिया, द सेक्रेट वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसमें सबसे पहले कौन हो सकता है और सबसे अंत में कौन हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले नंबर पे है बायोग्राफी लिटरेरिया, जो कॉलरिज का है। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, इसके बाद हो गया सी द सेक्रेड वुड, जो कि इलियट्स का हो गया। ठीक है, मैं पहले से जान रहा था कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो सबसे बाद का, आई रिचर्ड्स का है, तो ये बाद में हो जाएगा चौथे नंबर पे। साइंस एंड पोएट्री तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, बी सी ए डी। ठीक है, बी सी ए डी। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन 2। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ना है ये शुक्ल जी का, इसके अतिरिक्त तो इसमें देखना है कि जो भी प्रकरण है उनका भी क्रम क्या है यहाँ पर, तो आपको देखना पड़ेगा। अपभ्रंश काव्य, सामान्य परिचय, फुटकल रचनाएं, देशभाषा काव्य। तो आप जानते हैं कि फुटकल रचनाएं सबसे आखिर में। ठीक है, सबसे अंत में है फुटकल रचनाएं। सामान्य परिचय, इनका एक ट्रेंड रहता है रामचंद्र शुक्ल का, सबसे पहले सामान्य परिचय देते हैं। ठीक है, इसके बाद उनका हो जाता है, फिर इसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं वो। तो यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है कि सबसे पहले होना चाहिए बी। तो आप देख रहे हैं कि बी एक ऑप्शन है यहाँ पर, वही सही हो गया ऑप्शन दूसरा बी। फिर होना चाहिए ए, फिर होना चाहिए डी। ठीक है, फिर होना चाहिए सी। ए बी सी डी आप बचपन के दिनों में याद करते थे, वो परीक्षा के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो अज्ञेय से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से। सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। अच्छा, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये शुरुआती दौर की अज्ञेय की रचनाओं में नहीं है, इसलिए इनका प्रकाशन वर्ष थोड़ा सा परीक्षार्थियों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो पहले जो रचना है वो है आंगन के पार द्वार। ठीक, दूसरे नंबर पर है सागर मुद्रा, तीसरे नंबर पे है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, चौथे नंबर पे है नदी की बांक पर छाया। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से तो ये रचनाएं महत्वपूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको ध्यान में रखिए। नदी की बांक पर छाया कई बार पूछा जा चुका है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, आंगन के पार द्वार पर पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। सागर मुद्रा भी है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से? दिया है समय सरगम, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश। ठीक है, तो इसका हम अगर अनुक्रम बताएं आप सभी को, तो यहां पर पहले नंबर पर क्या है? सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, इसके बाद है समय सरगम। तो ये सही अनुक्रम इसका है पहला नंबर। ठीक है, सी बी डी ए कृष्णा सोबती के। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे में, बाण भट्ट की आत्मकथा, महिला आंचल। तो इनको तो आप सभी अच्छे से बहुत कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना 1 2 3 भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें हो गया, पहले नंबर पे हो गया बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, फिर महिला आंचल, फिर अंधेरे बंद कमरे में,
ठीक है, इसके बाद हो गया राग दरबारी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 382 का ऑप्शन चौथा हो गया सही। आगे बात करते हैं, फिर से प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से सवाल पूछा गया कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल, पाजेब। तो कई बार प्रकाशन आपको नहीं याद है तो आप लेखक कहानीकार के दृष्टिकोण से भी बता सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो है पहले नंबर पे है आकाशदीप, फिर दूसरे नंबर पे है इंद्रजाल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आकाशदीप और इंद्रजाल एक ही कहानीकार का है। फिर है आपका जैनेन्द्र का तीसरे नंबर पे, और फिर यशपाल। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। यहां पर देखिए मैं जो बता रहा हूं ये लेखक के क्रम के आधार पर बता रहा हूं, उनके युग के हिसाब से मैंने बताया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है कामना, राजश्री, विशाख, प्रायश्चित। अब इसमें से हमें बताना है कि सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो है प्रायश्चित। ठीक है, फिर इसके बाद राजश्री, फिर विशाख, फिर कामना। इस तरीके से सही जवाब हो गया इसका पहले नंबर पे डी। ठीक है, आप डी देख रहे हैं कि दो दो जगह पे है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो क्रम है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर दिखाई पड़ रहा है, लगातार इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को विशेष रूप से जाकर देखना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है कि आप इस बार इस टाइप से आंसर तैयार करके जाएं, फिर इस बार पेपर में कुछ नया प्रयोग हो जाए, तो इसलिए सामान्य तैयारी करके ही जाना चाहिए। ठीक है ना, और आईक्यू लेवल से थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए। विद्यानिवास मिश्र जिनके कि बहुत सारे निबंध संग्रह करीब 40 से ऊपर ही हैं। अब यहाँ पर हमें क्रम बताना है। ठीक है ना, तो एक क्रम अगर आप पकड़ लेते हैं सही से तो आराम से आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही क्रम आप देख रहे हैं, ठीक है, सही क्रम पहला नंबर पे चितवन की छा, दूसरा नंबर पे परंपरा नई बंधन। ठीक है, दूसरा नंबर पे परंपरा नई बंधन नहीं बल्कि आंगन का पंछी बंजारम मन। ठीक है, फिर इसके बाद हो गया दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे हो गया परंपरा बंधन नहीं, और चौथे नंबर पे हो गया कि लागव रंग हरी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहां पर है वो है आपका ऑप्शन दूसरा। तो इन रचनाओं को, इन निबंध संग्रहों को आगे के लिए भी याद रखिए, बाकी इसी टाइप से क्वेश्चंस को हल कीजिए। अगला प्रश्न है, कथन कारक कारण पर आधारित यहां पर सवाल पूछा जाने लगा। ठीक है, तो ये भी खतरनाक तरीके के ही सवाल होते हैं। पूछा गया है कि एक विकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसीलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही बताना। अच्छा, ये देखिए विकल्प जो भी हैं ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही करता है, इसी टाइप से है कि दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, एक गलत है एक सही है, इस टाइप से हमें ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि देरिदा ने जो बात कही है, पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि देरिदा का जो सिद्धांत है वो है क्या। ठीक है ना, तो इनके दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसीलिए पाठ का अर्थ सामान्यीकरण संभव नहीं है, क्योंकि हर पाठक की जो मन स्थिति है वो उसको अर्थ ग्रहण करने का जो उसकी क्षमता है सबकी अलग अलग ढंग की है। ठीक है, अपने ढंग की है, इसीलिए सबके लिए एक ही टाइप की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर जितने भी बच्चे इस प्रश्न पत्र को हल करते हुए, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आप तो प्रकाशन वर्ष बता ही नहीं रहे हैं और फटाफट बता दे रहे हैं ये वो, और प्रकाशन वर्ष बताते तो ज्यादा क्लियर रहता। कुछ बच्चों को याद होगा, वो खुद उत्साह के मारे उसको नोट कर ले रहे होंगे,
ठीक है ना। तो ये देरिदा का है कि जब कोई पाठ है, कोई टेक्स्ट है, चाहे वो कविता हो चाहे गद्य हो, उसकी मनोसंरचना के लिए पाठक उत्तरदायी है, वो किस तरीके से उसको ले रहा है। कुछ बच्चे हो सकता है कि इस वीडियो लेक्चर को ऑन करके अपना दूसरा भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा हो कि यार पका रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग के लिए, तो इसका सही जवाब हो गया ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बात करते हैं। पकाने वाला शब्द आप अपने दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपकी आंखों को खोला जाए और आप सभी इस परीक्षा में सफल हो। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही वाला प्रश्न है। मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, क्योंकि नीत्शे का मानना है कि ईश्वर मर गया है। अब इसमें से हमें बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहां पर जो बात कही गई है, मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि निश्चय का मानना है कि ईश्वर मर गया है। निश्चय ने बोला था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। आप जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो इस तरीके से ए गलत है और आर क्या है, सही है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि वैयक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती। अब इसमें से हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन सेम टू सेम उसी टाइप से दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से यहां पर है कि जो बात कही जा रही है कि गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, यह बात क्या है, सही है। लेकिन यहां पर जो बताया गया, क्योंकि वैयक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती हैं, ये क्या हो गया, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। वैयक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना प्रेम कविताएं कैसे लिखी जा सकती हैं, जाकर ये बात आप प्रेमियों से पूछिए, जो प्रेम किए और कविताएं लिखे वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। खासतौर से यज्ञ की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो वहां और चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर से वही कथन इत्यादि दिए गए और उन पर प्रश्न है। पूछा गया कि स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृ सत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। तो इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, इस चीज को हमें बताना है। ए और आर दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या क्या है, सही है। इस तरीके से सही जवाब हो गया पहला। स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन आवश्यक है, विश्लेषण भी आवश्यक है, सही बात है। क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है, मतलब अलग है। आप जैसा कि जानते हैं कि स्त्री विमर्श जो शुरू हुआ है वो पुरुषवादी विमर्श, पुरुषवादी सत्ता के खिलाफ में ही हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुआची और परिवर्तनशील है। तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही आंसर क्या हो सकता है। उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है, क्योंकि बदलता रहता है हमेशा यथार्थ जो होता है मानव का। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। अगला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ पर आधारित हो गए। तो इसको मैं जब पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अगर आप लोगों के पास धैर्य हो तो मैं जरूर पढ़ूं। बात यह है कि जब मैं कहता हूं कि देवदारू सुंदर है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध से लिया गया वहां से। तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूं। अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं हुई तो यह गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है।
वह छंदों के सहारे उपमान योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का साधारणीकरण करता है, तो भी क्या सब उसके विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए उसे सहृदय कहा जाता है। आप इस पैराग्राफ को परीक्षा के दृष्टिकोण से तो देखिए, यहाँ पर दो चीजों पर और संकेत किया गया। साधारणीकरण क्या है, ठीक है, या फिर सहृदय के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया कि कवि के हृदय के साथ जिसका हृदय मिल जाए वही क्या है, सहृदय। बहुत ही अच्छी बात आखिरी पंक्ति में कही गई। और बाकी इधर है कि साधारणीकरण किन उपमानों योजनाओं ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ का क्या होता है, साधारणीकरण होता है। अब यहाँ पर सवाल पूछ लिए गए कि शब्द सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं क्योंकि, अब इसी पैराग्राफ पर आधारित है तो इसको आप इजिली आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि सामान्यतया शब्द अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द का विशेष अर्थ प्रयोग और परिस्थिति पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन क्या हो गया, इसमें सही हो गया। इसी तरीके से पेपर बड़ा लेंदी मुझे लग रहा है सीबीटी का हो गया है, पढ़ने के लिए काफी कर्सर आप लोगों को ऊपर नीचे करना पड़ता होगा। कवि साधारणीकरण क्यों करता है, ये प्रश्न अगला पूछ लिया गया। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि वह विशेष के सहज अर्थबोध के लिए विशिष्ट साधारण बनाता है, ये हो गया। इसके बाद फिर कर्सर को नीचे करेंगे। श्रोता सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई कोई श्रोता शब्द का सामान्य से अलग अर्थ लेता है। अगला प्रश्न हो गया, पैराग्राफ वही है, प्रश्न बस अलग ढंग से बन रहे हैं, ठीक है। अगला हो गया कि हृदय में तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है क्योंकि, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लेखक में कवि की तरह हृदय भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, पैराग्राफ वही है, प्रश्न बस अलग है। सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का साधारण भोक्ता होता है, भाष्यकार होता है, मीमांसक होता है, विशेष अर्थबोध कराने वाला कलाकार होता है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि वो साधारण भोक्ता होता है। सामान्य मनुष्य अनुभूत सौंदर्य क्या होता है, साधारण भोक्ता होता है। फिर से नीचे एक पैराग्राफ आ गया। विवाह के व्यवसाय में हृदय की विद्या पासंग बने हुए ढेले के समान है जो तुला को दोनों ओर समान रूप से गुरु कर देता है। कुछ उसके मानसिक विकास के लिए नहीं, उसकी योग्यता उसकी कला पति के प्रदर्शन तथा गर्व की वस्तु है। उसे सत्यम शिवम सुंदर तक पहुंचने का साधन नहीं। उसके कोमलता करुणा आज्ञाकारिता पवित्रता आदि गुण उसे पुरुष की इच्छानुकूल बनाने के लिए आवश्यक है। संसार पर कल्याण वर्षा के लिए नहीं। न स्त्री को अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का अधिकार है, न समाज द्वारा निर्धारित विधान के विरुद्ध कुछ कहने का। उसका जीवन पुरुष के मनोरंजन तथा उसकी वंश वृद्धि के लिए इस प्रकार चिर निवेदित हो चुका है कि उसकी सम्मति पूछने की आवश्यकता का अनुभव भी किसी ने नहीं किया। आप देख रहे हैं कि यह जो पैराग्राफ है एक तरीके से स्त्री विमर्श को ध्यान में रखकर लिखा गया। वातावरण भी धीरे धीरे उसे ऐसे ही मूक आज्ञा पालन के लिए प्रस्तुत करता रहता है। गृहिणी का कर्तव्य कम महत्वपूर्ण नहीं यदि वह साधिकार और शिक्षा से स्वीकृत हो। जिस गृह को बचपन में उसका लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस पर उसे अन्न वस्त्र पाने की अतिरिक्त कोई और अधिकार भी होता, जिस पुरुष के लिए उसका जीवन एकांत रूप से निवेदित है, यदि उसके जीवन पर उसका भी कोई स्वत्व होता तो वह दासता स्पृढ़ी प्रभुता बन जाती। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है वो तो है ही स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से। बाकी इसके जो प्रश्न है वो भी बहुत खतरनाक तरीके से हैं। पूछा गया कौन सा कथन इसमें सही है। कथन चारों दिए गए हैं, अब उन कथनों को पढ़ना है। सही जवाब यहाँ पर है कि यदि गृहिणी अपनी इच्छा से और अपने अधिकार के गौरव के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है इसी पैराग्राफ के आधार पर कि कौन सा कथन सही है। यहां पर भी कथन सही के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो है कि विवाह प्रथा में पढ़ी लिखी लड़की अपने मायके और ससुराल का गौरव तो बढ़ा देती है, लेकिन अपने व्यक्तित्व के भीतर विकास में उसका उपयोग नहीं कर पाती। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर किसी के विकास को रोकना है तो उसकी शादी कर दीजिए, पूरा विकास रुक गया।
अलग ढंग का विकास होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पैराग्राफ वही है, प्रश्न अलग है। यहाँ पर भी पूछा गया कि सही कथन है, ठीक है। अब हमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को न तो सामाजिक नियमों के विरोध में मुंह खोलने की छूट है और न ही अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करने की आजादी है। इस पूरे पैराग्राफ को जितने भी यहाँ पर बच्चियां जुड़ी हुई हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं, इसको फील करके कर सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। पुरुष भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी इस चीज को भली भांति जानते हैं, भले उसको प्रदर्शित न करते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अवतरण में सही कथन, इसका भी सही कथन हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया कि स्त्री द्वारा अर्जित मानवोचित गुणों को पुरुष प्रधान समाज लोकमंगल के कार्यों में लगाना नहीं चाहता। इसके कारण उसके गुणों का पुरुष की इच्छा के अनुरूप अनुकूलन किया जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न जो है, पैराग्राफ वही है, क्वेश्चन अलग है, और इसी के साथ हम लोग आज शतक भी लगा दिए। प्रश्न है सही कथन ही चुनना है। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। जिस घर को बचपन से गृहिणी का लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस घर में जाकर अपने जीवन पर उसका अधिकार बना रहता तो उसकी गुलामी भी स्वागत योग्य कही जा सकती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। तो इस तरीके से हमने 30 सितंबर 2022 को हुए यूजीसी नेट के सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पत्र पर पूरा विचार किया। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, एक दृष्टि मिली होगी कि हमें किस दिशा में तैयारी करना है और कैसे करना है, और आप सभी ने अपना मूल्यांकन भी किया होगा। जो विद्यार्थी इस पेपर में पहले भी बैठे थे उनका रिवीजन हुआ होगा और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये प्रैक्टिस सेट या फिर प्रश्न पत्र या व्याख्या आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।